सीधे चीन के टियानजिन से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जहां पर एससीओ समिट जो है वो पूर्ण हो चुका है। लेकिन उसके आगे अब जो सबसे अहम मुलाकात करके प्रधानमंत्री वापस देश का रुख करेंगे, उससे पहले सबसे अच्छी जो तस्वीर आई प्रणय, वो ये रही। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में सवारी करते हुए जाते हैं रिट्स कार्ल्टन होटल, जहां पर मुलाकात होनी है। क्या संकेत देता है एक ही गाड़ी की सवारी? देखिए, एक ही गाड़ी की सवारी की कुछ तस्वीरें कुछ दिनों पहले भी आई थी श्वेता, यदि आपको ध्यान हो। अलास्का के एंकरेज के अंदर अपनी बीस्ट के अंदर राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठाया था, और अब राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बैठाते हैं। ये जो कार आप देख रही हैं, इसे ऑरस का नाम है इस कार का, और ये एक विशेष कार है जो कि चीन के डेलीगेशन, चीन की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को उनके डेलीगेशन के लिए दी गई थी, और इस कार में ही राष्ट्रपति पुतिन वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं और उसी कार में उन्होंने बैठाया। ये देखिए, नेताओं के बीच का ये एक बॉन्होमी होती है, ये एक बॉन्डिंग होती है। इससे पहले भी हमें नजर आया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को कार चलाने का भी शौक है, और वो कारों के शौकीन भी कहे जाते हैं। और यहां पर इस कार के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुद अनुरोध किया कि आप मेरी गाड़ी में चलिए, हम लोग साथ ही चल रहे हैं, एक ही जगह जाना है, तो इसी बहाने और बातचीत हो जाएगी। और ये बताता है कि किस तरीके से बोथ द लीडर्स वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है, चूंकि कार में जगह कम होती है, बहुत ट्रांसलेटर्स नहीं होते हैं, तो ये नेताओं के बीच में सीधी बातचीत का एक और अवसर होता है, जिसके अंदर नेता आपस में बातचीत कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार आप अनुवादकों की बजाय सीधे बात करना पसंद करते हैं। तो ये भी बताता है कि इस तक, यानी जो मियांजिंग कन्वेंशन सेंटर है जहां पर इस समय ये सम्मेलन चल रहा था, वहां से लेकर रिट्ज कार्ल्टन तक का जो सफर है, दोनों नेता एक ही गाड़ी के अंदर सफर भी तय कर रहे हैं। वहां पर औपचारिक स्तर पर बातचीत होगी, फिर डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी, और उसके बाद फिर जो है प्रधानमंत्री की वापसी का कार्यक्रम है। लेकिन निश्चित रूप से ये तस्वीरें व्हाइट हाउस तक भी जरूर पहुंच रही होंगी। दुनिया में सब जगह इस तस्वीरों को जरूर देखा जाएगा कि किस तरीके से भारत अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, अपनी जो विदेश नीति है, उसमें अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को न केवल बरकरार रखे हुए है, बल्कि वो अप्रभावित है उन तमाम आलोचनाओं से जो कि कई हजार मील दूर से बैठकर की जा रही हैं। अब देखना है किसी रूप में जिक्र न ट्रंप इस बात का भी कर दें, या फिर उनकी तरफ से कोई अधिकारी, जो आजकल पता नहीं क्या क्या बातें उनकी तरफ से निकलती हैं प्रोफेसर जोशी, क्योंकि भारत और रूस के बीच बातचीत हो और वो अमेरिका न सुने उसके एक एक शब्द, एक एक लाइन को, जो बात निकल कर वहां से आए, जो कि लगातार भारत पर एक से बढ़कर एक आक्षेप किए जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, ये देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि किस तरह से ये नवारो के द्वारा जो लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, और इसी की भर्त्सना अमेरिका के ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व कर रहे हैं। और मैं एक एक करके उनके बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो दूसरा पक्ष है, ये भी हमको जानना चाहिए कि किस तरह से अमेरिका की ही धरती पर वहीं के एक्सपर्ट्स और जनता मिलकर के अब ट्रंप की और ट्रंप के जो इस प्रकार के अनुयायी हैं उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब शुरुआत हुई थी हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की, तो जो पूर्व एनएसए थे जॉन बोल्टन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ट्रंप ने ये बहुत फेटल मिस्टेक की है, भारत और अमेरिका के रिश्तों को उन्होंने कई वर्ष पीछे पहुंचा दिया है, और ये हरकत करके उन्होंने ब्रिक्स को और भारत रशिया संबंधों को बेहतर बनाने का काम किया है। अब हमको ये वर्तमान एससीओ समिट और ये जो अभी सामने तस्वीर दिख रहे हैं, उसकी बानगी से हमें समझ में आता है कि हाउ राइट वाज ही। फिर उसके बाद आप देखिए तो नवारो जिस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो रिक सांचेज और इवान फिगेनबाम हैं। ये भी प्रसिद्ध वहां के जो एडवाइजर्स हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वो नवारो को एक बेलगाम तोप की संज्ञा दे रहे हैं, और वे ये कह रहे हैं कि भारत जैसे देश पर पहले तो टैरिफ लगाना ये अपने आप में डिसरिस्पेक्टफुल और इग्नोरेंट पॉलिसी है ट्रंप की। और दूसरा, सांचेज इस बात को लगातार अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे ट्रंप बहुत फेटल गलतियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सुन के कुछ लोगों को उन्होंने अपने कान में बैठा लिया है जिनकी कुछ लॉबीज हैं, अपने पर्सनल व्यापार से संबंधित या कोई सामरिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो बार बार ट्रंप को गलत सलाहें दे रहे हैं, और ट्रंप उन गलत सलाहों को मान करके अमेरिका का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वहीं आप देखिए, रिचर्ड वुल्फ जो है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से भी अभी 2-3-4 दिन पहले स्टेटमेंट आया
कि इस तरह की हरकत करके ट्रंप ने चीन और भारत को नजदीक ला दिया है और ब्रिक्स संगठन को हमेशा के लिए मजबूत बना दिया है। तो एक माइकल कुगलमैन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात है तो उन्हें यहाँ पर मोदी जी का स्टैंड दिखाई पड़ता है। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व है भारत के, कोई अमेरिका के, कोई अर्थशास्त्री है, पूर्व एनएसए है, ट्रेड एडवाइजर्स हैं, राइटर्स हैं, तो इन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं। अगर इनकी तरफ से श्वेता इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो नवेरो जिस तरह के हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन्हें तो सिरे से अमेरिका के ही ये तमाम लोग खारिज कर रहे हैं। तो ट्रंप की जो अभी वस्तुतः मुझे स्थिति नजर आती है कि एक ऐसा होता है ना कि ऐसी हड्डी गले में फंस गई है कि अब ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है, और कसर रह गई थी तो यहाँ एससीओ के मंच पर भारत के नाम का डंका बज गया। कुछ महीनों पहले जो आतंकवाद का मुद्दा बिल्कुल अलग रखा गया था, जिसपे हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने फिर साइन नहीं किए थे। आज का ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखिए, जून की बात थी, और ये आप देखिए कि किस तरह का आज निर्णय आया है कि आतंकवाद के मुद्दे को प्रथम प्राथमिकता देते हुए कंडेम किया गया है, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को, और जो भारत ने बातें रखी उसको सभी सदस्य देशों ने समर्थित किया है, तब जबकि वहां पे पाकिस्तान की प्रेजेंस थी। वाकई हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर अचल मल्होत्रा, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार और साथ में मेजर जनरल एके सिवाच। आप सबका बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि अब वो इम्पोर्टेंट मुलाकात पुतिन और मोदी के बीच में, अब एक ही गाड़ी में सवार होकर दोनों पहुंचते हैं। अब ये वही परिस्थिति है जैसी कि हमने देखा था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साथ आए थे। लेकिन उसके साथ ही पुतिन बहुत माहिर खिलाड़ी हैं कूटनीति के, इतना तो पूरी दुनिया जानती है। जब B2 बॉम्बर्स ऊपर से आप गुजार देते हैं और उसके बाद पुतिन के चेहरे का वो एक्सप्रेशन देखते हैं तो वो भी समझते हैं कि कहां पर कौन क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आज पुतिन अगर पीएम मोदी से कहते हैं कि आओ हम मेरी गाड़ी में बैठो, हम साथ चलते हैं, तो ये क्या संदेश है? जी, बहुत धन्यवाद श्वेता, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप हम सब के लिए यहाँ पर तियानजिन से बड़ी अच्छी खबरें दे रही हैं और अपना एनालिसिस बता रही हैं, तो हमारी इसकी समझ में भी बहुत इससे इजाफा होता है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। जो आपने ये कंपैरिजन किया और आपके जो कॉलीग हैं उन्होंने भी कंपैरिजन किया है, जो वो बीस्ट में जब गए थे राष्ट्रपति पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप, तो देखिए वहां पर दोनों जो देश हैं, दोनों जो नेता हैं, उनमें कोई विश्वास नहीं है एक दूसरे में। वो एक मेरे विचार से आर्टिफिशियल कमिंग टुगेदर है, बहुत ही सिंथेटिक तरीके से वो दोनों नेता अपने एक दूसरे के पास आने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर जो है आप देखें, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, कितना उनमें अंडरस्टैंडिंग है, कितना कमराडरी है, बॉनहोमी है, केमिस्ट्री आपने देखी है, कितना कंफर्ट लेवल है दोनों में। और वही इसी जो ये नज़ारा है यही दर्शाता है जब राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया और दोनों बिल्कुल ही सहज तरीके से वहाँ बैठे हैं। तो इन दोनों देशों में, दोनों नेताओं में बहुत ही ज़्यादा समन्वय है, दे आर बोथ ऑन द सेम पेज। और दूसरी बात आपने कही है, देखिए जो राष्ट्रपति पुतिन बड़े माहिर पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा जो राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री मोदी भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उनका भी जो अनुभव है, अगर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन आए थे तो 2002 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तो उनका भी तजुर्बा, अब उन्होंने भी वहां पर अपने यहाँ पर पॉलिटिक्स देखी है। परंतु जिस प्रकार की डाइवर्सिटी भारत में है और पॉलिटिक्स को प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है स्टेट में और सेंटर में, तो वो तो किसी से कम नहीं है। तो दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है। और प्रधानमंत्री मोदी एक मैं कहूँगा ऐसे बहुत ही कम या एक ही ऐसे बड़े विश्व के नेता होंगे जो कि राष्ट्रपति पुतिन ईस्ट और वेस्ट दोनों के मिलाते हैं, दोनों के लिए सेतु का काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ में भी स्ट्रैडल करते हैं। तो इसीलिए ये जो अभी बातचीत होगी, यकीनन यूक्रेन के ऊपर तो बातचीत होगी ही, जो कैसे उस युद्ध को इसको खत्म किया जा सकता है। और मेरे विचार से राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को पूरा ब्यौरा देंगे जो वहाँ पर कैसे हालात हैं, उनका क्या अभी आगे चलते हुए उनका क्या गेम प्लान उनके जहन में है, उनके मन में है। परंतु बायलैटरल चीज़ों पर, डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर जो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, चाहे वो S-400 की बात हो या और कहीं
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो वगैरह वगैरह, तो वो जो बड़े मुद्दे हैं वो जरूर मेरे ख्याल से बातचीत में उनको लाया जाएगा। ट्रेड डेफिसिट भारत का बहुत बढ़ गया है। नॉर्मल तो हमारा, मैं जब वहां पर हुआ करता था 10 12 14 बिलियन डॉलर का हमारा टू वे ट्रेड होता था। अब हमारा वहां पर एक्सपोर्ट तो करीब 4 5 बिलियन डॉलर ही है, परंतु इंपोर्ट करीब 60 65 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि हम तेल वहां से बहुत खरीद रहे हैं पिछले 2 1 साल में। तो इसीलिए उसके बारे में जरूर जी जी बातचीत जी होगी। और जो जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल चल रही है, जो टर्मोइल है, जो फ्लक्स है, उसके साथ कैसे डील किया जाए सुरक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों के बारे में ये जरूर दोनों देशों के दोनों नेताओं के बीच में ये जरूर बातचीत होगी। श्वेता। एम्बेसडर मल्होत्रा, कुल मिलाकर यही क्रक्स, जब जापान का दौरा भी प्रधानमंत्री का चूंकि अब समापन की तरफ भी बढ़ रहा है, तो ये आकलन जब होगा तो जापान और उसके बाद टियानजिन जो वो पहुंचे हैं, तो फोकस इन्हीं मुद्दों पर, व्यापार, किस तरीके से वो संतुलन बेहतर किया जाए भारत और रूस के बीच में, और डिफेंस तो एक रहता ही है, क्योंकि चाहे किसी देश से कैसे भी संबंध हमारे रहें, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं वो अधिकांश बहुत ही ट्रस्टवर्दी जो इक्विपमेंट है हमारा, वो रूस का ही, रूस के साथ या साझा डेवलप किया हुआ है। नमस्कार श्वेता जी। देखिए, जहाँ तक भारत और रशिया के संबंधों की बात अगर हम करते हैं, तो अब देखिए पिछले कई साल से इसमें आपको एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी। सिर्फ 2015 में कुछ महीने के लिए रशिया को शायद ऐसा लगा था या पुतिन को ऐसा लगा था कि हम अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। आप याद करिए उस समय की जो स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली आके मेक कही थी, दोस्ती के बारे में बात करी थी, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप के बारे में बात करी थी, और एक रशियन मुहावरा कोट किया था उन्होंने। तब से लेकर जो छोटा-सा एक बीच में एक कुछ क्षणिक कह सकते हैं आप आया था। उसके अलावा पूरी हमारी जो संबंध, जो हमारे रिलेशनशिप है, बिल्कुल ही स्मूथली चलते आ रहे हैं। और इसका जो कैनवस है, हालाँकि बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 4 मुद्दे, 4 जो बड़े एरियाज़ हैं जिस पे हम फ़ोकस कर रहे हैं। जो अब जिसमें ऑयल एक्सपोर्ट्स, एनर्जी ऐड हो गया, लेकिन उससे पहले भी न्यूक्लियर एनर्जी था, डिफेंस तो हमेशा से रहा है। और लेकिन आज की परिस्थितियाँ थोड़ी-सी अलग हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया की सबसे ताकतवर देश के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने जाने-अनजाने एक साथ रशिया और इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वो इंडिया को पेनलाइज़ कर रहे हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन उनके वाइस प्रेसिडेंट दे रहे हैं कि हम रशिया को प्रेशराइज़ करने के लिए हम इंडिया को पेनलाइज़ कर रहे हैं। एब्सोल्यूटली मेक्स नो सेंस। तो ये एक साथ भी इनके मिल के आना इन परिस्थितियों को एक मैसेजिंग भी है, ट्रम्प के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, कि हम तो हमेशा से एक साथ हैं, आज भी एक साथ रहेंगे। इसमें कोई मुझे ज़्यादा पर्सनल केमिस्ट्री वाली बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पर्सनल केमिस्ट्री किसी हद तक ही काम करती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जो सबसे आगे बढ़ के आते हैं। ये हमने पर्सनल केमिस्ट्रीज को ऊपर नीचे होते हुए देखा है, झूले झुलाते हुए भी देखा है, चाय पीते हुए भी देखा है, और फिर वापस सर्कल देखिए, अब पूरा साइकिल बदल रहा है। सबसे बड़ा जी, कुछ कह रही थी आप? नहीं, सबसे बड़ा बड़ा तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी रहा।